जी, आज हमने आपको एयरपोर्ट से लिया और लाहौर शहर दिखाने ले आए। कितने अरसे बाद लाहौर आई हैं और ऐसे लाहौर को देख रही हैं? लाहौर का ये हुस्न तो मुझे लग रहा है मैंने पहली दफ़ा देखा है इस एंगल से, ऊपर एंगल से। तो लाहौर की शान मेरे दिल में और ज़्यादा बढ़ गई है। बीइंग लाहौरी, मैं कराची बैठ के भी लाहौर को इतनी शिद्दत से हर वक्त मिस करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बहाने से आए। बस ये लॉकडाउन के दिनों में मैं नहीं आ सकी मुजाहिद, अदरवाइज़ तो मैं कोई ऐसा मौका छोड़ती नहीं हूँ। ईद पे भी, छोटी ईद पे भी कोशिश करती हूँ कि अम्मी की कब्र यहाँ पे है, लाहौर में है, अब्बू की भी, तो मैं आया करती हूँ यहाँ पे। एक भाई भी मेरा यहाँ रहता है। और बारिशों का मौसम जो लाहौर का है, और स्पेशली अभी ये जो बाहर का मौसम आएगा, ये मेरा फेवरेट वेदर है लाहौर का। अच्छा, इस बस में मज़ा कैसा आ रहा है? देखिए, आम पब्लिक आपको देख रही है और आप भी बच्चों की तरह आपने देखा, बड़ा खुश हो रही थी, इंजॉय कर रही थी। बिकॉज पहली दफ़ा मैं ऐसे बस पे लंदन में बैठी थी, मैंने पूरा लंदन का ट्रिप लिया था। लेकिन आज मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बीइंग लाहौरी, मैं लाहौर को एक सर्टेन एंगल से देख रही हूँ। और माशाल्लाह लाहौर को लाहौरियों ने बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस बात पे कि हमारे पाकिस्तान का दिल है लाहौर, और यहाँ पे पूरी दुनिया से जो है वो लोग लाहौर को देखने के लिए आते हैं। अच्छा जिया, आप ताल्लुक़ आपका लाहौर से है, आपके रिश्ते भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, बहुत गहरा ताल्लुक़ है आपका लाहौर से, फिर कराची जाने की वजह क्या है? देखिए, मैं कोई 20 साल पहले कराची मूव होना पड़ा मुझे, क्योंकि सारे ड्रामा के आपको पता है चैनल्स वहाँ पे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ। पहले तो मैं कोई 8-10 साल तो आप कह सकते हैं मैं बैकपैक में रहती थी, 15 दिन लाहौर, 15 दिन कराची। लेकिन फिर मजबूरी ये हुई कि काम की वजह से मुझे लाहौर, लेकिन अभी मेरा दिल अभी भी लाहौर में है, साफ बात है। आ रही हूँ वापस मैं लाहौर। मैं अपना एक ब्रांड शुरू कर रही हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी केयर का, तो उसका एक ऑफिस लाहौर में भी होगा। तो फिर वापस बैक टू कहते हैं बैक टू होम, आधा घर मेरा लाहौर होगा और आधा कराची में होगा। तो आजकल कर क्या रही हैं आप? ज़्यादा मॉडलिंग कर रही हैं, टीवी प्लेस कर रही हैं या फिल्म कर रही हैं? एक फिल्म भी हो रही है शूट इस वक्त, पेंडेमिक के बाद कुछ ड्रामे टेलीविज़न के चल रहे हैं जो कि चलते रहेंगे डेफिनेटली, वो डिफरेंट रोल करती रहती हूँ। लेकिन जो इस वक्त मेरा ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है, बल्कि हम लोग फेसबुक पे अवेलेबल भी हैं, वो है हमारा हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है 100%। और बीइंग लिटिल फेमस एज अ लेडी, मुझे शैम्पूज़ का बड़ा प्रॉब्लम था कि हर्बल शैम्पू नहीं थे पाकिस्तान में उस तरह अवेलेबल, तो हम हमेशा अमेरिका से ख़रीदते थे और बहुत महंगे हर्बल शैम्पू ख़रीदते थे बाहर जाके या लंदन से मंगवाते थे। सो अब हमने खुद डेवलप करने शुरू कर दिए। मैं कोई 10-12 साल से प्रोफेशनल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, हकीमों के साथ, वेद मैंने खुद भी पढ़ा है। अच्छा। तो जी, मैं डिग्री याफ्ता हकीम हो गई। आपने अदाकारी का और मॉडलिंग का आगाज़ कैसे किया था? कैसे शुरुआत कैसे हुई? स्कूल के फ़ौरन बाद। अच्छा। कॉलेज जाने का मेरा कोई ख़ास मूड नहीं था, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। तो जब मैंने साइंस के सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैट्रिक के पेपर अल्लाह अल्लाह करके सही दे लिए, पास हो गई, तो अम्मी को शौक़ भी था कि मैं डॉक्टर बनूं।
तो साइंस में भी किया हुआ था, सेंट मैरीज स्कूल से, हम सारे बहन भाई वहीं से पढ़े हैं। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कॉलेज जाऊँ, और मुझे डॉक्टर बनना क्या, मतलब मुझे इंजेक्शन लगाने से भी डर लगता था। और ये अम्मी को पता थी मेरी बात कि बचपन में जो बच्चों को नॉर्मल इंजेक्शंस लगते हैं, और मैं पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगाती थी, भागती थी, आगे आगे डॉक्टर्स पीछे पीछे होते थे। बहरहाल मैंने कोई बहुत ही वास्ते डाल के तो मैंने जान छुड़ाई कि मैंने मेडिकल में नहीं जाना। सो तब उनका डिसीजन था कि फिर आर्ट्स क्या करना है तुमने। तो मैंने डरते डरते सबको कहा कि मुझे मॉडलिंग करनी है। मुझे 9th क्लास से मेरे चांसेस बन रहे थे मॉडलिंग के। हमारी नेबर्स में एक मेरी आंटी थी जो कि काफ़ी सारी ऑप्शंस मेरे साथ अकेली खुसर खुसर डिस्कस करती रहती थी। तो मैं कहती थी कि ये तो अब्बा मेरा तो मुझे मार देगा। हमारी फैमिली में कोई भी मॉडलिंग में या कोई एक्टिंग में नहीं था। तो खैर फिर मैंने कुछ 3 महीने तो चोरी मॉडलिंग की। मुसरत आपा ने मुझे लॉन्च किया, सांते इंटरनेशनल था उस वक्त। और अम्मी जो हैं वो बड़ा डरती थी, लेकिन जब अब्बा को पता चला, पहले शूट के बाद अखबार में कोई शूट आया था मेरा, मैग में प्रॉबली कवर पेज आया था। अब्दुल कयूम साहब ने पहला शूट किया था और रुखसाना भाभी, अल्लाह ने उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था। आई रिमेंबर जब वो शूट आया तो मेरी फूफो ने कहा कि ये लड़की देखी देखी लगती है, क्योंकि ज़ाहिर है सब मैगजीन्स चीज़ें सब घरों में आती थी। सो दैट वाज द टाइम कि मुझे लगता था कि मैं बस इसके बाद जो मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होने वाली, और वाकई हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, और अम्मी को पता था कि ये ज़िद्दी है, और बाप की लाडली भी बहुत। मैं अकलौती बहन होने की वजह से बहुत लाडली थी हमेशा बाप की। तो फिर अम्मी ने एक पॉलिसी गेम की कि तुमने बिगाड़ा हुआ है इसको, और ये अपनी मर्ज़ी कर रही है, और ये ज़िद कर रही है मेरे साथ, और आगे पढ़ नहीं रही है। तो अब्बू मुझे याद है उन दोनों में बहुत बिजी हुआ करते थे, अपने कामों को लेके, चीज़ों को लेके, पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, और काम भी उनका बिजनेस भी काफ़ी बिखरा हुआ था पूरे पंजाब में ही तकरीबन। तो मुझे याद है कि मैंने अब्बू को शर्त रखती थी कि अगर मुझे कनेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो मैं आगे पढ़ूंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं पढ़ूंगी। तो अब्बू ने ऑप्शन रख दी थी कि या शादी करो या पढ़ो, एक काम करो, क्योंकि मेरे बचपन से बहुत रिश्ते आते थे फैमिली की तरफ से भी। और थोड़े दिन पहले मेरी फूफो के बेटे की शादी हुई थी, तो उन्हीं के घर वालों ने रिश्ता डाला हुआ था। खैर मंगनी हो चुकी थी मेरी, और उस लड़के ने ट्रैवल करना था यूरोप में कहीं, सो शादी का भी प्रेशर आने शुरू हो गया। तो फिर अम्मी, जब मुझे मॉडलिंग का भी शौक़ था और मैं ऑलरेडी मॉडलिंग कर भी रही थी, तो अम्मी ने फिर अब्बू से कहा कि थोड़ा सा ज़रा टाइम ले लो, 8-9 महीने का, ताकि ये बिल्कुल एक टॉमबॉय सी पर्सनैलिटी है, को एजुकेशन में पढ़ी हुई है, लड़कों के साथ पली बड़ी है, तो ये हमें जाके बदनाम करेगी। तो उस बहाने से अम्मी ने मुझे सैलून, तो मैं ऑलरेडी जा रही थी, मेकअप्स हो रहे थे, शूट्स हो रहे थे, तो उस बहाने से अम्मी ने कोई 1-1.5 साल अब्बू से लिया। तो फाइनली जब अब्बू को पता चला कि ये तो मॉडल बन गई, और उस वक्त मैं 4 पैसे भी कमाने लग गई थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल फिर काफ़ी खौफनाक हुआ था। तो इस तरह मेरी, जैसे कहते हैं ना, एक्सीडेंटली मॉडलिंग का सफ़र हुआ, और काफ़ी ड्रामेटिक था। काफ़ी लड़ाइयाँ थी, काफ़ी बर्तन टूटे हमारे घर के, और मेरे 5 भाई, एक भाई तो नाराज़ होकर मुझसे चला गया अमेरिका, उसको बहाना था जाने का। उसके साथ जो लड़की स्कूल में पढ़ रही थी वो अमेरिका चली गई थी पढ़ने के लिए, तो उसने मुझसे लड़ाई की जानबूझ के कि मैं मॉडलिंग ना करूं, और वो चला गया अमेरिका पढ़ने के लिए। तो एक अजीब सा ड्रामा हमारे घर में, और इतने सब बदतमीज़ थे, मतलब सारे अपनी मर्जी करने पे तुले हुए थे। ये तो चले दुरुस्त है कि आपने ये सोचा कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो दूल्हा भी जो है वो गुम हो गया। लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला मिला या किसी से? बहुत सारे। मोहब्बत कैसी हुई? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मोहब्बत। मैं हमेशा टेलीविज़न पे बैठ के इतना सच बोलती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आवाम जैसी तैसी मैं हूँ, एक तो एक्टर हूँ और एक मैं हूँ ज़ाती तौर पे, उसको मैंने कभी अपनी एक्टिंग के आड़े नहीं आने दिया, और मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी आवाम से सही बोलूँ। मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ कुछ लोगों की नज़र में, लेकिन मैं हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आवाम जो है मेरी अच्छाइयों बुराइयों से सीखे, या मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट करे, जो कि अल्लाह का शुक्र है मेरे फैंस ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है। सो मैं हमेशा टेलीविज़न पे बैठ के कहती हूँ कि मैं तो हमेशा मोहब्बत में होती हूँ। अच्छा। मैं हमेशा रिलेशनशिप में होती हूँ। अब वो शादी तक नहीं पहुँचता तो ये प्रॉबली
अल्लाह ने जो जोड़ा, जो मर्द मेरे लिए लिखा हुआ है, शायद अभी तक वो आया नहीं मेरी ज़िंदगी में, और जब आएगा तो रहेगा वो ज़ाहिर। तो क्या ऐसा क्या होता है कि आप शादी के रिलेशन तक नहीं जा पाती हैं? आई डोंट नो, मैं आज तक नहीं समझ सकी। मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत डिमांडिंग हूँ, या मैं वक्त के साथ साथ इतनी ग्रो करती जा रही हूँ एज ए पर्सनालिटी और मेरी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, या जो एक सो कॉल्ड सेलिब्रिटी होने की इमेज से, क्योंकि मेरा जो मोहब्बत का रिलेशनशिप है वो कभी भी किसी एक्टर के साथ या राइटर के साथ या किसी प्रोड्यूसर के साथ नहीं हुआ जो मेरी ज़िंदगी को समझ सके, जो मेरी एक ज़िंदगी है, या जो कोई ऐसी अक्सर एक रिलेशनशिप तो बहुत मुझे था, उम्मीद थी 3-4 साल वो रेगुलर रहा, उसमें मुझे ये उम्मीद थी कि शायद मेरी शादी यहाँ होगी, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर बाद ये डिमांड करने शुरू कर दी कि मैं काम छोड़ दूँ, स्पेशली एक्टिंग का, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ये सोचना भी। तो फिर वो इंसान का जो थोड़ा सा दिल टूट जाता है ना, कि एक इंसान ने आपको एज अ मॉडल, एज एन एक्टर पसंद किया है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसी को चाहेगा कि वो ना रहे उसकी ज़िंदगी में। अच्छा, वैसे मॉडल जो होती हैं या कोई एक्ट्रेस होती है, इनकी क्या डिमांड होती है? ख्वाबों का शहजादा जो है वो कैसा होना चाहिए, या शरीके हयात जो इनका हो किस तरह का हो? कोई ख़ास डिमांड होती है? मुजाहिद, आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा मेरी आवाम की भी और प्रोफेशनल लोगों की बड़ी मेरे से शिकायत होती है कि मैं कम काम करती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी मुझे लगता है कि बाकी एक्ट्रेसेस से थोड़ी हट के है। मुझे मेरे शरीक हयात में ना तो पैसे वाला मर्द चाहिए, और ना ही कोई ऐसा मर्द चाहिए जो प्रोमिनेंट हो, पॉलिटिकली प्रोमिनेंट हो। मेरे आज तक कोई रिलेशनशिप भी ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे मेरे जैसा मर्द चाहिए, जिसकी शऊर और तालीम का जो उसका एक शौक है वो रुके ना कहीं पे, वो ये ना कहे कि मैं बस सब कुछ बन गया हूँ। बस मुझे ऐसा इंसान चाहिए, और वो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मिल जाएगा कभी। अच्छा, आपने जिस तरह से मॉडलिंग का भी जिक्र किया कि जैसे आप आई, स्टार्ट आपने मॉडलिंग से किया, फोटोजेनिक होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी एक्ट्रेस हो या कोई मॉडल हो उसके लिए। मीरा, हमने सुना बहुत फोटोजेनिक। मीरा बहुत फोटोजेनिक है, और आपका भी शुमार उनके साथ ही होता है कि जब आप फिल्म में आई तो आपके बारे में भी ये तासुर था कि आप बहुत फोटोजेनिक। तो ये क्या खुदातात सलाहियत होती है, या कोई फोटोजेनिक करने के लिए कोई फेस को रिड्यूस करना, कुछ एक्सरसाइज करना, स्किन को कुछ करना पड़ता है? जो कुदरत ने कहते हैं कि कैमरा के जो फेवरेट होता है वो एक तो स्किन कलर है, जो हमारा ब्रिटिश कलर है। मैंने जब बैरून मुल्क में भी काम किया, गोरों के साथ काम किया या दूसरे मुल्कों में काम किया, तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हमारी स्किन टोन को, ब्रिटिश स्किन टोन कहते हैं इसको। ये बात है। और इसके अलावा आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब आपकी गर्दन या आपकी हाई चीक बोन्स होना, या आपका ये जॉ लाइन शार्प होना, और शोल्डर्स ब्रॉड होने, थोड़ी लंबी हाइट होना, तो इस तरह की पर्सनालिटीज़ कहते हैं कि बड़ी स्क्रीन पे भी, सिल्वर स्क्रीन पे भी सही बैठ जाती हैं अपने कैमरा के सेटिंग के हिसाब से, और छोटी स्क्रीन पे भी अप्रिशिएट होती हैं, जो कि अल्लाह का शुक्र है मैंने कम काम किया, लेकिन मुझे लोगों ने छोटी स्क्रीन पे भी पसंद किया, बिकॉज छोटी स्क्रीन का कैमरा और बड़ी स्क्रीन का कैमरे का जो टोटली एक सिस्टम वो फ़र्क है, यू नो, टेक्निकल सिस्टम। सो ये स्ट्रक्चर मैं समझती हूँ कि होना बड़ा ज़रूरी है। जब मुझे याद है कि फिल्म के कैमरा पे जब मुझे लोग एक्सपोज करते थे तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते थे कि किसी भी एंगल से मुझे शूट कर सकते थे, वो उनके लिए मुश्किल नहीं होता था। आर्टिस्ट का अक्सर कोई एक एंगल बहुत अच्छा होता है, तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट सारी ज़िंदगी मिलता रहा है। मुजाहिद के फोटोग्राफर भी कहते रहे, खाबर रियाज साहब कहते रहे हमेशा मुझे कि तुम्हारा हर एंगल जो है वो एक्सेप्टेबल है कैमरे के लिए। सो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये खुदादायत होता है। टेक्निकली आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लाइटिंग से और सर्टन एंगल से, मेकअप से, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हुई हैं, लेकिन अगर नेचुरली आपकी एबिलिटी है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। आपकी सबसे अच्छी मूवी, आपकी फेवरेट कौन सी? मेरी तो जाहिर सी बात है, मेरी डेब्यू फिल्म थैंक यू दीवाने तेरे प्यार की बहुत फेवरेट थी, क्योंकि वो आपकी पहली जॉब होती है जिससे आपको अल्लाह ने नाम दिया होता है, तो वही मेरी बहुत फेवरेट थी। फिल्में मैंने 4-5 ही की हैं आप लोगों के सामने, लेकिन अच्छी फिल्म थी। लास्ट जो रीमा वाली फिल्म मैंने की थी उसमें भी नेगेटिव रोल था मेरा, मुझे याद है, वो मुश्किल कैरेक्टर था काफ़ी मेरे लिए।
पहली फिल्म में मैं मोमी की हीरोइन बनी, दूसरी मतलब अभी लास्ट फिल्म में मैं मोमी की सौतेली माँ बनी, जो कि उसी की एज ग्रुप की है। तो वो ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था नेगेटिव करना बड़ी स्क्रीन के ऊपर। मैं आई वाज वेरी स्केर्ड कि लोग मुझे नहीं अप्रिशिएट करेंगे नेगेटिव रोल में मोमी के साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोगों ने उसमें भी बहुत अप्रिशिएट किया था। ये जी खाना बाहर तो बड़े शौक से आप खा रही हैं, घर में कोई खाना वाना कुकिंग शुकिंग करती हैं? मैं जो सबसे अच्छा मुझे लगता है अपने हाथ का आलू गोश्त, पुलाव। मैं मीट लवर हूँ बेसिकली। बीच बीच में मैं कुछ गैप भी लेती हूँ, जिन दोनों में 2-3 महीने 6 महीने के लिए मीट छोड़ती भी हूँ। लेकिन जब मुझे खाना होता है तो मुझे सिर्फ फिश और मटन में होती है, या देसी मुर्गी। अच्छा। मुझे सूप वाली चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे मुझे मसूर की दाल बहुत पसंद है चावलों के साथ। मुझे माश की और चने की दाल बहुत पसंद है, टिपिकल पंजाबी स्टफ है हमारा। सब्जियों में मुझे करेले बहुत पसंद है, भिंडी बहुत पसंद है, तुरई बहुत पसंद है। तो इस तरह मुझे घर में सारी तरह की कुकिंग मैं करती हूँ। मुझे कड़ी बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझसे बनती नहीं इतनी अच्छी। तो मेरा भाई प्रोफेशनल शेफ है, अच्छा, जाफर, वो बनाता है बहुत अच्छी कड़ी, और वो बारबेक्यू भी बहुत अच्छा करता है। सो वी आर लाइक फूड लवर्स। हमारे दोनों तीनों टाइम का खाना जो होता है वो हेल्दी होता है, फ्रेश होता है। हम लोग फ्रीजर में गोश्त रख के नहीं खाते या पुराना गोश्त नहीं खाते। ज़्यादा अच्छा किस डायरेक्टर के साथ मज़ा आया? क्योंकि हमने कम फिल्में की, अच्छा डायरेक्टर कौन सा लगा आपको? देखिए डायरेक्शन में तो मैं, क्योंकि मेरे सैयद नूर साहब उस्ताद भी हैं, तो जो मुझे, क्योंकि मैं फ्रेश थी उन दिनों में, मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और डांस तो बिल्कुल नहीं आता था, तो जितने डांटा भी और प्यार से भी नूर साहब ने मुझसे काम लिया है, सैयद नूर साहब ने। और जो मेरा जो बेहतरीन एक्टिंग है वो दोनों सैयद नूर साहब की फिल्मों से मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला और एज अ बेस्ट न्यू कमर अवार्ड भी मिला। तो मैं अपने सारी कामयाबी जो मैं समझती हूँ कि सो कॉल्ड लोग समझते हैं कि वो मेरी है, अदरवाइज वो मेरी नहीं है, वो मेरी टीम की है, मेरे प्रोड्यूसर्स की है, मेरे डायरेक्टर्स की है। तो सैयद नूर साहब में एक ये बात है कि वो नए लोगों से भी काम लेना जानते हैं। और टेलीविजन में आपने भी काम किया, टेलीविजन पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? प्राइवेट प्रोडक्शंस आपने बताया बहुत अच्छा। मैंने टीवी में काम इसलिए किया था कि मुझे इंटरनेशनली जाना जाए, और मैं हर जैसे मैं अपने हमारे पड़ोसी मुल्क भी जब गई फैशन शोज़ करने के लिए, तो वहाँ भी एज अ एक्टर मुझसे ऑटोग्राफ लोगों ने लिए, मुझे इज्जत दी, क्योंकि टेलीविज़न हमारा ड्रामा जो है वो पूरे पाकिस्तान में फेमस है। हाँ। तो मैंने ड्रामा किया ही इसीलिए था, और ड्रामा मैंने इसलिए किया था कि मुझे डिफरेंट रोल करके एक्टिंग सीखनी थी। मतलब टेलीविज़न को मैंने अपना स्कूल समझा है, जहाँ पे डिफरेंट एक्टिंग मुझे सीखने का मौका मिला है, डिफरेंट रोल करने का मौका मिला है। टेलीविज़न के सारे ही डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, सब डायरेक्टर एक से एक है, बड़ी मेहनत करते हैं टेलीविज़न के लोग, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में हमारा ड्रामा बहुत मशहूर है। कुछ ऐसा कुछ करने का प्लान है कि प्राइवेट प्रोडक्शन में कोई ऐसा किरदार हो जो आपने अभी ना किया हो और करना बाकी हो? एक किरदार काफ़ी मुश्किल लगता है मुझे हमेशा, मैं बचपन से कह रही हूँ कि मुझे एक जो कल्चर था हमारे पाकिस्तान का, स्पेशली कह सकते हैं, या पाकिस्तान का नहीं कहना चाहिए मुझे, जो हमारी अंदरून शहर का एक कल्चर था, जो हमारी पुरानी तवाइफ होती थी, वो मुग़लों के बच्चों को, मुग़लियाई फैमिली के बच्चों को तहजीब सिखाती थी, उठना बैठना सिखाती थी, स्पेशली मर्दों को, या ये एक बिल्कुल रियलिटी है। तो वो जो एक नाज और अंदाज उस तवाइफ के होते थे, मुझे लगता है कि एज ए टॉम बॉय, एज एन एक्टर मेरे अंदर वो मिसिंग है। अच्छा। तो मैं हमेशा से कोई ऐसी कहानी, ऐसा डायरेक्टर ढूंढ रही हूँ जो किस तरह का माहौल डिस्कस करे और मैं उस माहौल में रहूँ। जैसे अमराव जान अदा का एक कैरेक्टर था जिसने
रेखा जी को एक जिंदगी दी है हमेशा से। सो एक ये कैरेक्टर और एक गूंगी बहरी लड़की का कैरेक्टर, वो मिसिंग है आपकी लाइफ में? वो मुझे लगता है कि अभी तक मेरी लाइफ में मिसिंग है एज एन एक्टर। मुझे ये दो कैरेक्टर जो लगते हैं, क्योंकि अंधा बनना मेरे लिए बहुत आसान है एज एन एक्टर। अच्छा, वो मुझे लगता है कि आप अपना दिमाग को स्विच ऑफ कर दें तो वो आसान है, लेकिन गूंगी बहरी का रोल करना ये काफ़ी डिमांडिंग होगा। ग्रेटर इकबाल पार्क की सैर भी की। आज हम ग्रेटर इकबाल पार्क में हैं और हमारे बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद भी है और शाही किला भी है। तो आप बताएं कि आपका दिल कभी नहीं चाहा कि आप भी शाही खानदान से होती या शाही लोगों के दौर में होती हैं आप? बहुत दिल करता है, बिकॉज वो जो एक औरत की नफासत उस दौर में समझा गया है, औरत की ब्यूटी को और उसके वकार और किरदार को मैं समझती हूँ आजकल वो चीज़ें नहीं है। तो मुझे तो खैर काफ़ी लोग जिन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने कहा कि मैं वैसे भी अपनी फैमिली की प्रिंसेस हूँ। अच्छा। 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। तो मुझे तो वैसे ही लगता है कि मैं शाही खानदान में ना होने के बावजूद मैं एक प्रिंसेस हूँ। और आज आप जिस तरह का ट्रीटमेंट मुझे दे रहे हैं, मैं समझती हूँ आप मुझे लाहौर, स्पेशली लाहौर दोबारा लाहौर दिखाने के लिए बुलाया। तो मुझे स्पेशल फील हो रहा है। अच्छा, आज तो हमने आपको लाहौर की बड़ी अहम चीज़ें दिखाई, जगह दिखाई। आप अगर आए, खुद से आए लाहौर या खुद घूमे फिरे, तो फिर कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, कैसे टाइम गुजारती हैं? मैं ज़्यादातर जब लाहौर आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बादशाही मौज तो ज़रूर आऊँ, और मैं अंदरून शहर में भाटी लोहारी में मैं पली बड़ी हूँ। तो मैं ये जो ओल्ड सिटी है, और मैं दाता दरबार ज़रूर आती हूँ मैं जब लाहौर आऊँ। पीर मक्की सरकार आती हूँ मैं सलाम करने के लिए। तो ये जो पुराना लाहौर है बेसिकली मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। तो ये घूमना, यहाँ के खाने खाना, चने नान खाना, हमारा जो लोकल फूड है, ट्रेडिशनल फूड है, मीनार पाकिस्तान की सैर करना, सीरियसली मैं अभी भी ये सब कुछ करती हूँ। बसंत अभी तो हम कम मना रहे हैं, लेकिन बसंत का सीज़न अभी भी आने वाला है और देखें मैं लाहौर में पाई जा रही हूँ। तो मुझे मौका मिलना चाहिए लाहौर आने का, और लाहौर का मौसम और लाहौर का कल्चर और खाने एंजॉय करने का। जिंदगी में किसी चीज़ की कमी महसूस करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझती हूँ कि मैं एज ए इंसान इतनी लकी हूँ कि मुझे अवाम ने इतना प्यार दिया, मुझे मेरे फैमिली ने इतना प्यार दिया जो जितना शायद मैं डिज़र्व नहीं करती थी मुजाहिद। और मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं की। मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि बड़ी मेहनतें होती हैं। ठीक है, मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन मुझे सब कुछ प्लेट में रखाया मिला है। सीरियसली मीनार पाकिस्तान भी जिया जी नज़र आ रहा है, और आप जब मुल्क से बाहर जाएं तो पाकिस्तान कौन सी चीज़ को ज़्यादा याद करते हैं? हमारे मुल्क का मौसम इतना खूबसूरत है, हमारे चारों सूबों की, हर सूबे की एक अपनी पहचान है। सो दिस इज़ लाइक, मैं समझती हूँ ड्रीम कम ट्रू मुल्क है हमारा। अगर हम इसको बड़ा प्यार करते हैं, हमारे पे ज़रा सी भी मुश्किल आए पाकिस्तानियों पे, तो हम सब कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, जो मॉडलिंग की दुनिया है, जो मॉडल्स होती हैं, वो ज़्यादा कौन से मुल्क की ज़्यादा प्रोफेशनल है या खूबसूरत लगती हैं, या बहुत बाय प्रोफेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं?
पेरिस दुनिया में, यूरोप में एक ऐसी जगह है, फ्रांस पेरिस के नज़दीक, वहाँ पे एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल काम बहुत होता है। तो ये मैं समझती हूँ ट्रेन मॉडल्स का जहाँ आप बात करेंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉपर एजेंसीज हैं, वहाँ पे एक सर्टन क्राइटेरिया है कि एक स्ट्रक्चर है मॉडल का, मतलब 5'8" से हाइट से कम मॉडल जो है वो रैंप पे अलाउ नहीं होती। और शूट्स के लिए तो डिफरेंट, प्रिंट मीडिया के लिए डिफरेंट। अच्छा, एक ऐसा भी होता है कि रैंप पे वॉक करते हुए अक्सर मॉडल्स जो हैं वो गिर जाया करती हैं, कभी आपके साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ? अभी तक नहीं, अभी तक लकीली नहीं हुआ ऐसा इत्तेफाक। मुझे प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा हाई हील मैंने कम पहनी है, और पाकिस्तान में हील्स के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं जाता, बिकॉज हमारे जो मेन ब्राइडल और पार्टी वेयरिंग क्लोथ्स का होता है वो क्लोथ्स ही इतने हैवी होते हैं, मतलब 8-8, 10-10 kg से ज़्यादा बड़ा गरारा घघरे का हमारा वेट होता है, मतलब ऑल टुगेदर दुपट्टे का, शर्ट का और गरारे का 60-70 kg का उसका वेट होता है काम का। तो फिर जो डिज़ाइनर्स हैं वो हील्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। अच्छा, इसको कैट वॉक क्यों कहा जाता है कि मॉडल्स कैट वॉक करेंगे? क्या वो कैट की तरह चलती है? जी बिल्कुल, बिल्ली ने आप देखा होगा आपने कभी बिल्ली को, वो बड़ी जो जिस तरह वो वॉक करती है, हाँ। वो तो खैर 4 पैरों से करती है, हाँ। लेकिन जो लचक उसकी बॉडी में आती है, हाँ। उसको कैट वॉक कहा जाता है, और वो बड़ी सीधी लाइन में चल रही होती है। हाँ। तो वो जो एक है, जैसे हमने भी एक, हमें जब सिखाया गया था तो एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन खींचता था टीचर, हाँ। और वो बॉडी को बैलेंस रख के उसके ऊपर चलने के लिए हमें कहता था। तो वो जो मूव बनती है, ऐसे पाँव को रखना, वो बिल्ली के साथ किया जाता है उन्होंने, so that's why it's called catwalk. अब आप मुस्तकबिल में कराची में कितना बड़ा बंगला बना रही हैं? मुजाहिद, मैं अभी भी किराए के मकान में रहती हूँ, और फ्यूचर में भी पता नहीं, ये योगा करने के बाद या मैं शुरू से ही अपनी प्रॉपर्टी बनाने के खिलाफ हूँ। अल्लाह ने हमें मेहमान भिजवाया है, हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं जो हमें पूरे करने चाहिए, और उसमें मकान बनाना हमारा फ़र्ज़ नहीं है। सो मैं कोशिश करूँगी कि जो पैसा मैं मकान में इन्वेस्ट करूँ वही पैसा मैं कारोबार में इन्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने हम सब बहन भाइयों को तरबियत दी थी, कैश पैसा नहीं दिया। तो कैश पैसा खुद बनाना है और कारोबार खुद ही करना है। तो मकान बनाने की गुंजाइश, बंगला बनाने की गुंजाइश नहीं है। और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोशिश की है और प्लान किया है कि मैं गाड़ी भी अब कभी कोई लग्जरी गाड़ी नहीं रखूँगी। मैं वही पैसा अपने कारोबार में लगाऊंगी, लोगों की खिदमत में लगाऊंगी। एक NGO बनाने की मैं प्लानिंग कर रही हूँ, जिसमें मैं बच्चों की सेहत और तालीम का ख्याल करूँगी। तो मुझे वहाँ सारा पैसा खर्च करना है। मैंने समझती हूँ कि एज एन एक्टर मुझे इतनी इज्जत दे दी है सोसाइटी ने, तो अब सोसाइटी को कुछ वापस दे के जाना मेरी जिम्मेदारी है। म्यूज़िक कैसा लगता है आपको? ओह गॉड, म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। पंजाबी, स्पेशली लाहौर शहर से, और फिर इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। मैं 16 साल की थी जब से मैं काम कर रही हूँ एज अ मॉडल, फिर फिल्म की। तो म्यूज़िक से ना ताल्लुकी, जो ला ताल्लुकी कहते हैं, वो तो हो ही नहीं सकती। सो इस वजह से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हर तरह के म्यूज़िक सुनती हूँ। टर्किश म्यूज़िक बड़ी इसकी स्ट्रॉन्ग उसका बेस है, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे ओपेरा सुनना बहुत पसंद है। बचपन में तो समझ नहीं आता था, अब आता है। मुझे दुनिया भर के जो बड़े सिंगर्स हैं, अंग्रेज़ी गाना भी बहुत सुनना भी और समझना भी और गाना भी काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन मैं क्लासिकल म्यूज़िक की फ़ैन हूँ। किसको सुनती हैं क्लासिकल में?
देखिए बड़े खान साहब को और सारे जो हमारे गज़ल गाने वाले सारे एक से एक हैं, दुनिया मानती है उनको, तो मैं किसी एक का नाम लेके बड़े गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, नुसरत साहब के वालिद साहब तक को मैंने सुना हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि यूसुफ सलाउद्दीन के साहब के साथ कुछ बैठना उठना था, तो उनके नुसरत फ़तेह अली के खान साहब बड़े उनके अब्बा की बड़े खान साहब की रिकॉर्डिंग उनके पास थी, तो उनको सुन के ऐसा लगता था कि जैसे आप मतलब एक रूह की मानिंद उनकी आवाज़ और उनकी गायकी में एक डिटेल वक्त था। राहत को भी मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। मेरे सारे सिंगर, सज्जाद अली साहब मेरे फेवरेट सिंगर्स में से सिंगर हैं। सज्जाद अली का गाना कौन सा पसंद है आपको? सारे मुझे गाने उनके बहुत पसंद है। उनका कोई गाना ऐसा नहीं है सज्जाद साहब का जो कि आपको बुरा लगता। और नूर जहां कैसी लगती थी? वो मेरी दी मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं, किसकी फेवरेट नहीं हो सकती। मैं अपने माँ के पेट में मैडम को सुनती रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी नूर जहाँ के गानों की बहुत बड़ी फ़ैन थी और अम्मी को खाना पकाने का बहुत शौक़ था, और अम्मी हर वक्त म्यूज़िक मैडम के गाने लगे होते थे और खाने पका रही होती थी। तो मुझे तो ऐसे ऐसे गाने याद हैं जो मैंने अपनी माँ के पेट में भी सुने हुए, और वो मैडम के गाने थे। जय जी, जो टिकटॉक है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप टिकटॉक बनाती हैं? मेरा अकाउंट नहीं है। अच्छा, तो जो बना रहे हैं, जिनके अकाउंट हैं और जेडे बहुत मकबूल हैं, जो बहुत ज़्यादा, उनको मशवरा भी यही दूंगी और उनसे रिक्वेस्ट भी यही करूंगी कि अपनी तहजीब में रह के, और स्पेशली इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि हम किन बुज़ुर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पाकिस्तानी, और हम किस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे बड़ों ने तहजीब के दायरे में रह के अपने आप को मशहूर किया, और अगर थोड़े से टाइम ज़्यादा लग जाए और इंसान मशहूर हो जाए तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये जो ओवरनाइट शॉर्टकट करके और गलत काम करके आपको पब्लिसिटी मिलती है ना, ये हमेशा नहीं रहती। और तो आप क्या समझती हैं कि इसको पॉजिटिव वे में नहीं लिया जा रहा? इसको लिया नहीं जा रहा पाकिस्तान में, और जैसे कि भी हमारे पड़ोसी मुल्क में भी इसको बंद किया गया, कंट्रोवर्सी का ये शिकार हुआ। मैं समझती हूँ कि ये नए आने वाले बच्चे जिनका जो नेचुरल टैलेंट, जो उनका अपना नेचुरल टैलेंट है, उसको ख़राब कर रहा है ये, बिकॉज़ वो लोगों की कॉपियाँ कर रहे हैं या वो डबिंग कर रहे हैं, तो उनका जो अपना नेचुरल टैलेंट है वो डैमेज हो रहा है। इसको अगर पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर इसको लिया जाए तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ भी बन सकती थी, और चाइना इसको इसी वे में यूज़ कर रही है। वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं चीज़ों से, लेकिन ये जो पर्सनल लेवल पे लोग हर वक्त, बच्चे स्पेशली, जो अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और बहुत यंग एज में उनके हाथ में स्मार्टफोन आ गया और टिकटॉक का अकाउंट आ गया है, और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो इखलाक से गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। सो आई डोंट बिलीव इन दिस। लेकिन जिनका अभी आप जिक्र कर रही थी कि सैयद नूर साहब, उन्होंने टिकटॉक स्टार को अपनी फिल्म में भी लिया है, जन्नत मिर्जा को। अल्लाह मियाँ उसको कामयाब करे, उस बच्ची को। और सैयद नूर साहब का भी ये फैसला मैं समझती हूँ सही ही होगा। कोई कैरेक्टर ऐसा होगा, कोई जितनी वो चुलबुली वो लड़की इतनी ज़बरदस्त एक्टर है, मैं समझती हूँ वो नेचुरली एक्टर है। अगर उसको किसी बड़ी फिल्म से, जैसे मुझे नॉन एक्टर को भी एक बड़ी फिल्म से तारुफ कराया। देखिए, जब इंसान को लोग फ्री में देखने शुरू हो जाते हैं ना, बेशक वो टेलीविजन में ही है, तो वो फिर सिल्वर स्क्रीन का बड़ा स्टार मुश्किल से बन सकता है। ये एक प्रैक्टिकलिटी है, इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर उसकी फिल्म भी आ जाती है, मैं समझती हूँ, तो मैं नहीं समझती कि वो लॉन्ग लास्टिंग एक 20-25 साल के लिए, जिस तरह हमें अल्लाह मियाँ ने आज तक इज्जत दी हुई है, बिकॉज हमने स्लो एंड स्टडी लेके चले हैं। मुझे भी, आपको याद होगा, पहली फिल्म के बाद इतने सारे स्क्रिप्ट मिले थे और मैंने नहीं किए थे। इसलिए नहीं किए थे कि अल्लाह मियाँ ने जब आपको इज्जत दे दी, आवाम ने आपको इज्जत दे दी है, तो उसको संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हर काम करेंगे और हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, हर तरह के मीडियम पे, अच्छे बुरे, जिसकी कंट्रोवर्सी भी होती है उन मीडियम्स की, तो फिर आपकी वैल्यू आवाम के सामने वो नहीं रहेगी। फिर आपका जो फैमिली के लोग हैं वो आपको नहीं देखेंगे। सो ये एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और अल्लाह मियाँ जन्नत मिर्ज़ा को कामयाब करे। अच्छा, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कामयाबी आपको मिली, एक फिल्म के बाद आपने सैकड़ों फिल्मों में काम नहीं किया, बड़ा चूजी नहीं आप, तो ये अरसा कितना होता है कि जब कोई फनकार हिट फिल्म देता है तो लंबी लाइन जो है वो फिल्मों की कितना अरसा तक रहती है? काफ़ी अरसे तक,
मुझे याद है अभी भी जैसी कराची लाहौर में कोई हलचल होगी दोबारा फिल्मों की, तो मुझे 4-5 फिल्मों के, बेशक वो डिफरेंट हीरोइन का रोल शायद मेन लीड पे ना आए, लेकिन आर्टिस्ट अगर बैलेंस रह के चले ना मुजाहिद, तो सारी जिंदगी उसको काम मिलता रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ज्यादा कम होता रहता है, वो तो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है, ये इंडस्ट्री कितना काम कर रही है, वो उस चीज पे, खाली आर्टिस्ट पे डिपेंड नहीं करता। अगर आर्टिस्ट बैलेंस रह के चल रहा है और वो कम और रीजनेबल काम कर रहा है और अच्छे किरदार कर रहा है, अवाम के मुताबिक चल रहा है, अवाम की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चल रहा है, खाली वो अपने बैंक बैलेंस या बंगले बनाने के लिए काम नहीं कर रहा, या अपने आप को ऐसे खर्च नहीं कर रहा जो नहीं करना चाहिए, एक आर्टिस्ट को ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा, तो फिर तो सारी जिंदगी काम रहता है। मैं अभी भी, आप बिलीव करें, कराची में रह के मैं छुपती फिरती हूँ कि मैं अपने ब्रांड के सिलसिले में जो है वो काम कम करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने ब्रांड को टाइम दे सकूँ। वो बहुत डिमांडिंग है मेरे लिए, वो नया कारोबार है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काम मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं मना कर रही होती हूँ। ये जी जो पाकिस्तान में टैलेंट है, आप किस तरह का आ रहा है? अच्छा है, कॉन्फिडेंट है। जैसे भी हम पहले टिकटॉक की बात कर रहे थे, उससे काफ़ी सारे बच्चों को एक मौका ज़रूर मिला है, एक कॉन्फिडेंस उनका डेवलप ज़रूर हुआ है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मैं सिर्फ ऐसे कंटेंट के ख़िलाफ़ हूँ हमेशा से जो शोबिज़ का या आर्टिस्ट का इमेज वो गिराता है, सिर्फ उस कंटेंट के मैं हमेशा से ख़िलाफ़ हूँ। बाकी तो मैं समझती हूँ कि टैलेंट बहुत अच्छा आ रहा है। सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को देना चाहिए था, लेकिन वो जो है वो सोशल मीडिया ने वो काम किया है। जो अच्छा, जो ये शोबा है, खासकर जो आर्ट का शोबा है, शोबिस का शोबा है, इसको ज़्यादा बुरा समझा जाता है, जैसे महसूस नहीं करते लोग के इसमें जाएं, काम अच्छा नहीं तासुर लिया जाता, खासकर ख़वातीन के। सर, उसका रीज़न है ना, उसके पीछे एक रीज़न होता है। खैर, ये तो दुनिया भर में इस चीज़ का है, जिन लोगों का माइंड नहीं होता इस तरफ तो वो उसको बुरा ही समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट अपना इमेज खुद और इंडस्ट्री अपना इमेज खुद बनाती है। तो उसके लिए प्रॉपर एजुकेटेड बच्चे, अच्छी बड़ी फैमिलीज़ के बच्चे, इसको एक कारोबारी तौर पे अगर जब लिया जाएगा और इसमें जो शॉर्टकट लेने का एक सिलसिला है, ओवरनाइट फेम का या ओवरनाइट पैसा, तो किसी भी फील्ड से, अब पॉलिटिशियंस कितना अच्छा काम है उनका, लेकिन जिन जिन पॉलिटिशियंस ने अपने इमेज को ख़राब किया या कोई शॉर्टकट किया या बेईमानी की मुल्क के साथ, तो उनका इमेज ख़राब है। सो मैं समझती हूँ कि इदारा कुछ नहीं होता, लोग इदारा बनाते हैं, लोग इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मॉडलिंग ज़्यादा मुश्किल है या अदाकारी? अदाकारी डेफिनेटली ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज इसमें डिफरेंट रोल्स को निभाना पड़ता है, फिर उस रोल को कई महीने आपको अंदर ज़िंदा रखना पड़ता है। हमें घर में कोई फौतगी भी हुई है तो अगर हमें सेट पे हंसना है तो हंसना है, और अगर आपको घर में से आप बड़े खुश हैं, आपकी ज़िंदगी बड़ी बैलेंस चल रही है और सेट पे आपको रोना है तो फिर रोना है। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि एक्टिंग ज़रा मुश्किल है, उसकी बेस भी काफ़ी टाइम लेती है टू बीइंग अ गुड एक्टर। अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं है या आपने स्क्रिप्ट अच्छे नहीं चूज़ किए तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप सारी ज़िंदगी अच्छे एक्टर नहीं कहलाए जाते। मॉडलिंग आसान तो वो भी नहीं है, उसमें भी आपको अपना मेंटेन रखना पड़ता है, खुराक की तरफ से सर्टन कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत रेगुलर बेसिस पे आपको फिट रहना पड़ता है, और एक क्लिक में आपको पूरी स्टोरी बयान करनी पड़ती है। जैसे रैम्प पे अगर आप मॉडल चल रही है तो एक वक्त में अगर उसने कोई ट्रेडिशनल जोड़ा पहना हुआ है और अगला ही सीक्वेंस जो है वो कोई मॉडर्न, तो सारा मेकअप और पूरा अटायर जो आपका चेंज होता है, तो स्प्लिट सेकंड्स में आपको जो है वो पूरा एक एक्सप्रेशन लेके आना पड़ता है, और फिर वो लाइव परफॉर्मेंस होती है, बिल्कुल रेडियो की तरह, जैसे आपका लाइव रेडियो चल रहा है। सो मैं समझती हूँ कि काम तो सब मुश्किल होते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप कितना सीरियस ले रहे हो उसको। अच्छा, शोबिस में ज़्यादा
पैसा जो है वो मकबूलियत की वजह से कमाया जाता है या कोई और वजह होती है? आप लोग बाज नहीं आते कंट्रोवर्शियल सवाल करने। मैं सिर्फ अपने एज से जवाब देना हमेशा पसंद करती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैंने पैसा क्योंकि नहीं कमाया ज़्यादा शोबिज़ से, मैंने इज़्ज़त कमाई, और मुझे लगता है कि कब्र में जाने तक आपकी इज़्ज़त बरकरार रहती है, आपका इखलाक बरकरार रहता है, पैसा तो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने शोबिज़ को कभी भी पैसा कमाने के लिए नहीं लिया था। मैंने शोबिज़ को लिया था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे वादा लिया था, मैं अपनी फैमिली की वाहिद लड़की हूँ जो शोबिज़ में हूँ। भाई मेरा लेटर ऑन आया, मुन्ना मुश्ताक फोटोग्राफर है माशाल्लाह, काफ़ी फेमस, वो मेरे बाद उसको शौक हुआ था। अभी कि मुझे इजाज़त देने वाला ये मेरे पहले शूट करने वाला मुन्ना ही था, जो अपने सीखने के बाद NCS उसने कुछ कोर्सेज वगैरह किए, उसके बाद वो मेरे पे सारी प्रैक्टिस करता था। तो मैंने इज़्ज़त कमाई है, लोगों का ट्रस्ट कमाया है, एज एन एक्टर, एज एन पर्सनालिटी मैं समझती हूँ, जितना लोग मुझे जानते हैं। और मुझे लोगों से एक जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है, अब डायरेक्ट जब बातचीत होनी शुरू हुई है आवाम से, कि मैं झूठ नहीं बोलती, दैट आई बिलीव कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो फिर जो पैसा कमाने वाली बात है वो कैसे लोग कमाते हैं? बड़े रास्ते हैं लोगों के सर देखें, अभी मैं पॉलिटिशियंस की भी बात कर रही थी, किसी और शोबे की भी बात मैं करूँगी। पैसे कमाने के लिए एक इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहा है कि वो बड़ी स्मार्टेस्ट तरीन जो उसकी तख्लीक है, तो उसके लिए पैसा कमाने के तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन आप इज़्ज़त और वक़ार के साथ जो पैसा कमाएं, कामयाब वही कहलाता है। और जिसके लोग पीठ पीछे से इज़्ज़त करें, मैं उसको कामयाबी समझती हूँ। और इंसान ने जो 2-3 वक्त की रोटी खानी होती है, मैं समझती हूँ उसके लिए तो पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है। किसी कामयाब अदाकारा या मॉडल के लिए किन चीज़ों का होना उसमें ज़रूरी होता है? किसी भी इंसान का मैं समझती हूँ कामयाब होने के लिए किसी भी शोबे में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है। वो अपनी 100% बल्कि 200% अपने काम को दे, और जिस चीज़ का वो चार्ज करे वो मेक श्योर करे कि वो अपनी पूरी सच्चाई से, अपनी पूरी ईमानदारी से उसको वो दे। और मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में नहीं साइन की मुजाहिद, जो मैं समझती थी कि मैं उसमें उस किरदार को सही तरह निभा नहीं सकूंगी, तो मैंने दूसरी एक्ट्रेसेस को रेकमेंड कर दिया। और ऐसे बड़ी सारी नई एक्ट्रेसेस आई हैं जिनको मैंने रेकमेंड किया, उस वक्त खुद नहीं किया, या जो रोल मैं समझती हूँ कि मैं बार बार कर रही होती हूँ, एक ही रोल को बार बार स्क्रिप्ट आ जाते हैं, वो मैं उस चीज़ को रिपीट करने से गुरेज करती हूँ कि ये किसी और अदाकार का हक मारेगा।